पेंडोरा का ढिंडोरा है, जरा धूम से निकले। इसमें ढिंडोरे के अलावा कुछ निकलेगा। एक हफ्ता हेडलाइंस, मारेंगे पकड़ेंगे हटो बचो के बाद क्या होना है, आज समझने की कोशिश करेंगे। ऑफशोर कंपनीज शजरे ममनुआ हैं या बदनाम, लूटा हुआ पैसा वापस लौट सकता है या नहीं, बड़ी खबर का मीडिया ट्रीटमेंट पाकिस्तान में कैसा रहा और आलमी मंजरनामे पे इससे किस शिद्दत का जल्जला आ सकता है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, बहुत बड़ी खबर सामने आई है। एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सिस्टम डिस्क्लोज किया गया है और उसमें जो बिलियनियर्स हैं और इवन के वर्ल्ड लीडर्स भी हैं, उनकी करप्शन को बेनकाब किया गया है, यानी किस तरह से उन्होंने अपनी दौलत छुपाई। शेख रशीद साहब इस इंकिशाफ के हवाले से कुछ कहते हैं, मेरा ख्याल है वो आपको मैं सुनवाती हूँ। उसके बाद में मुझे थोड़ी इस पर हैरत हुई, लेकिन मैं आपको डिटेल्स बाद में बताऊंगी। पंडोरा बॉक्स क्या निकला, टेंट फिश या क्या, खेड़ा पहाड़ निकला चूहा, ये नाम तो पहले भी चल रहे थे। शेख साहब कह रहे हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा। पैनामा पेपर्स आए, कम से कम पाकिस्तान की हद तक तो वजीर आजम बदल गया, इंटरनेशनली भी रेजिग्नेशन सामने आए। अभी हम देख रहे हैं कि किंग ऑफ जॉर्डन का नाम भी है, प्राइम मिनिस्टर्स भी हैं, प्रेसिडेंट्स भी हैं, इवन के ICIJ की वेबसाइट जो है वो कह रही है कि एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड जिसकी करप्शन सामने आई है कि कहाँ कहाँ लोगों ने अपने जो सासे हैं वो छुपाए हैं, ये ऑफशोर कंपनीज के जरिए करप्शन की है। आपके ख्याल में भी ये खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये कोई बड़ा बम नहीं था, ये कोई तहलका नहीं है? अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत से लोगों के नाम निकले हैं जी। सिविल, मिलिट्री, सियासतदान, मीडिया, जी सारे के नाम निकल रहे हैं जी। तो जाहिर है लगता तो ऐसे बहुत बड़ी बिग बैंग हुई है कोई। हाँ। पर शेख साहब कह रहे हैं कि कोई बिग बैंग नहीं हुई, छोटा सा पटाखा चला जी। तो अब देखना यह है कि शेख साहब के जो बयान है उसके अंदर कितना वजन है और क्यों ये कह रहे हैं। अच्छा, अब अर्ज़ ये है कि आपको याद होगा जब पैनामा आई थी जी तो कितने लोगों के नाम निकले थे? 400 से ऊपर थे और अब 700। तो फिर ये उससे डबल ही हो गया ना। और फिर भी शेख साहब कह रहे हैं कि इसमें तो है ही कुछ नहीं जी। शायद वो कुछ और बहुत से लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं हुआ तो फिर क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तुम्हारा ख्याल है? जैसे तब वजीर आजम बदल गया था, शायद ऑपोजिशन ये सोच रही थी, शायद कुछ मीडिया के लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोई ऐसी कोई चीज निकले जी, तो वो तो हुई नहीं। तो क्या इसी की वजह से कोई बिग बैंग नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पैनामा के अंदर क्या हुआ था कि पैनामा 2016 में आया जी। और 2017-18 तक सवाए एक नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक कार्रवाई शुरू होने के अलावा बाकी कुछ चीज़ निकली कुछ नहीं उसमें से। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि एक के बाद दूसरी एमनेस्टी स्कीम आनी शुरू हो गई जी। शायद खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत जाते जाते एक एमनेस्टी स्कीम लेके आई थी कि जिनके पास ऑफशोर कंपनीज हैं जिन्होंने नहीं डिक्लेयर किया वो डिक्लेयर कर दें, कुछ फाइन काला धन सफेद कर लें। और इमरान खान साहब आए जो कहते थे एमनेस्टी कभी नहीं देनी जी। ऐसे ही है ना आयशा? पहले तब तनकीद का निशाना बनाया था, बाद में उसी पे चले थे, तो फिर इन्होंने भी आके एमनेस्टी दे दी जी। तो मेरा ये कहना है कि शेख साहब सही कह रहे हैं। शेख साहब सही कह रहे हैं? शेख साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी सेठी साहब और शेख साहब आज एक पेज पे हैं? एक पेज पे। वाह, मिरेकल। और उसकी वजह यह है जो शेख साहब ने एक्सप्लेन नहीं किया वो मैं एक्सप्लेन कर देता जी। बात यह है कि उस वक्त भी कोई चीज़ नहीं निकली, कुछ लोगों ने टैक्सेस अदा कर दिए, कुछ लोगों ने एमनेस्टी ले ली और कुछ नहीं निकला इसमें से, सवाए एक के एक प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर इतना प्रेशर इमरान खान ने डाला कि वो हो गए कि उन्होंने फिर एक कमीशन बनानी पड़ी अपने ऊपर कि चेक करें मैंने क्या किया, मैंने नहीं किया, नाहिल कर दिया गया। तो वो लगता ऐसे था कि पैनामा इतना बड़ा बैंक निकला मगर उसके ऊपर सवाए एक प्राइम मिनिस्टर के जिनको ले गए और करके फारिग कर दिया, कुछ नहीं निकला। हालांकि बहुत बड़ी बैंक था उस वक्त। उसके बाद ये जो एमनेस्टी स्कीम्स आई हैं ना आयशा, इसने सबको साफ कर दिया, ड्राई क्लीन कर दिया, ड्राई क्लीन हो गए लोगों ने ड्राई क्लीनिंग के पैसे दे दिए और लोग ड्राई क्लीन हो गए। अब जो ये नाम अब निकल रहे हैं, 2 दफ़ा ड्राई क्लीनिंग हो चुकी है। ये शौकत तरीन साहब का नाम तो पैनामा में भी आया था, सब जगह पे आते रहे हैं, इनमें से कोई ऐसा नाम नहीं है सवाए कुछ अब जर्नैलों के नाम आए हैं जो कि उस वक्त शायद नहीं निकले थे, अब आए हैं जो कि उस वक्त नहीं थे। मगर बाकी सारे जो थे या तो उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था, नाम आ गया था, या उन्होंने टैक्स दे दिया और
अपने आप को साफ कर लिया, या जब टैक्स नहीं दिया, एमनेस्टी हुई तो उन्होंने एमनेस्टी क्लेम कर ली। मेरे बड़े अच्छे अच्छे वकील दोस्त हैं जिन्होंने ये सारी कार्रवाई बड़े बड़े सरमायादारों की, सियासतदानों की वगैरह की, ब्लैक मनी जो थी उसको वाइट करवा दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस दफ़ा नाम निकले हैं ये एक्चुअली पुराने नाम हैं, ये कोई नए नाम नहीं है कि जी 2018 के बाद ये वो लिस्ट है जो कि पहले नहीं आई। ये लोग वो ये नहीं है कि जी ये कोई नई लिस्ट आ गई है, ऐसी बात नहीं। दिस इज द सेकंड एपिसोड ऑफ पैनामा, सेकंड एपिसोड ऑफ पैनामा, और ये उसके ऊपर काम कर रहे थे उस वक्त, पहले लॉट में किया, अब ये दूसरा लॉट आया है। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अलबत्ता ये मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जो कार्रवाई होगी इसके ऊपर, उसका कोई अच्छा सेंसेशनल कोई नतीजा नहीं निकलेगा। पाकिस्तान की बात करें, वर्ल्ड वाइड बात? मैं पाकिस्तान की भी बात कर रहा हूँ और वर्ल्ड वाइड भी मैं आपको अच्छा। मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। और इसकी वजह बहुत सी हैं, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि एमनेस्टी हो चुकी थी, और इनमें से सब लोग ये हैं एक ही बात कहेंगे कि हमने तो सब डिक्लेयर कर दिया है, पहले कर दिया था, हमने तो कोई रोका नहीं। जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इनमें से अगर कोई निकलेंगे वो ये कहेंगे कि हमने तो अपने इलेक्शन 18 की इलेक्शन के अंदर जो गोशवारे भरे थे उनके ऊपर डिक्लेयर कर दिया था सारा कुछ, बिकॉज उसके बगैर तो वो रह नहीं सकते थे जी। इसी तरह SCCP ने सबको ख़त लिखे थे जिनके नाम आ गए थे कि जी लिखिए, उसके बाद जिनके नाम नहीं भी आए थे उन्होंने भी SCCP को अपने सारा डिटेल भेज दिया। तो अब ये होगा क्या कि इमरान खान साहब जो हैं वो ये जो इंस्पेक्शन सेल आप कह रहे हैं उन्होंने को बनाई है। एग्जैक्टली, इंस्पेक्शन सेल उन्होंने बनाई है, लेकिन वो पहले क्या कहा करते थे और अब क्या किया, मेरा ख्याल है पहले सुनवा दे, माजी को थोड़ा याद कर लेते हैं। सबसे पहले होगा, जितने भी तरीके से हम सबका इंतजाम करो। आज आपका जब तक इंतजाम नहीं होगा, ना आप रोक सकेंगे किसी को करप्शन से, ना टैक्स की चोरी से, ना मनी लॉन्ड्रिंग से, ना इलेक्शन कमीशन को झूठ बोलने से। नवाज शरीफ साहब, आपका एहतसाब सबसे पहले होगा, और वज़ीर आज़म जो अब वज़ीर आज़म है वो कह रहे हैं हमारा भी एहतसाब करें। अब जो नाम आए हैं, कुछ कह रहे हैं कि डिक्लेयर्ड हैं हमारी ऑफशोर कंपनीज, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि एहतसाब हो पाएगा, सिलेक्टेड होगा या नहीं? कोई नहीं होगा। कमेटी जो बन गई, कमेटी बनेगी, कमेटी जो है वो उसका जॉब ये होगा कि ये 700 नाम जो हैं इसको कंपेयर करेंगे वो अपने SCCP के रिकॉर्ड के साथ और FBR के रिकॉर्ड के साथ, इनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया और वो केसेस ऑलरेडी जो हैं वो सेटल हो चुके हैं, और कितने हैं जिन्होंने SCCP को या FBR को नहीं डिक्लेयर किया। मेरा ये कहना है कि ये 5 या 10% से ज़्यादा नहीं होंगे। तो उनको नोटिस जाएंगे, अलबत्ता नोटिस सबको जा सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स वाले इतनी ताकीद नहीं करते, वो सभी को डाल देते हैं, फिर अपने अपने जवाब लोग दे देते हैं, वो कहते हैं हमने तो आपको पहले दे दिया था, ये देखे वो ख़त्म हो जाती बात। जिनकी नहीं दी होती उनकी फिर वो कार्रवाई होती है। तो मैं ये समझता हूँ, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये इंस्पेक्शन सेल जो है ये कुछ भी नहीं निकलेगा। ख़ुसूसन जो PTI के अपने लोग हैं उनके ऊपर तो बिल्कुल ही कुछ नहीं निकलेगा। वो तो या डिले हो जाएगी इंक्वायरीज, या उनका भी यही निकलेगा हमने तो पहले डिक्लेयर कर दिए। जैसे फैसल वावडा साहब है, वो कहते हैं मैंने तो डिक्लेयर किया है सारा कुछ। अलीम साहब भी यही कह रहे हैं, सारे यही कहेंगे, शौकत तरीन भी ये कह रहे हैं, सब कुछ डिक्लेयर्ड है। और बिजनेसमैन जो हैं वो भी 90% जो हैं वो भी यही कहेंगे कि हमने डिक्लेयर किया हुआ है। पहली बात तो ये है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इंस्पेक्शन सेल जो है ये कोई भी इसकी कोई अच्छी ज़बरदस्त कारकर्दगी नहीं होगी। लेकिन इमरान खान साहब जब पैनामा पेपर्स आया ना, तो वो यही कहते थे कि एक बड़ी मिसाल है कि किस तरह गरीब लोगों का पैसा लूट के बाहर के मुल्कों में रखा जाता है। तो वो पुरज़्म थे जब से इक़्तिदार में आए कि लूटा हुआ पैसा वो वापस लेकर आएंगे। पनामा के बाद अब पेंडोरा लीक्स भी आ गया, तो लूटा हुआ पैसा वापस आने के चांसेस हैं? देखिए यहाँ दो बातें हैं। पहली बात यह है कि लूटा हुआ पैसा है या नहीं लूटा हुआ पैसा, कौन सा लूटा हुआ है और कौन सा नहीं लूटा हुआ। दूसरा ये कि वापस कैसे लाएंगे, कानून के तहत लाएंगे या किसी नैब के ज़रिए कोई ब्रॉडशीट जैसी चीज़ हायर करके पैसा ढूंढेंगे, फिर इंक्वायरी करेंगे, फिर पिटिशन करेंगे वहाँ की हुकूमत को, फिर प्रूव करेंगे कि जी ये लूटा हुआ पैसा है। तो ये तो होने नहीं जा रहा। तो लूटा हुआ पैसा जो है वो तो वापस नहीं आ रहा। अच्छा। क्योंकि उसके लिए जिस किस्म की एविडेंस की ज़रूरत है वो एविडेंस आपने ब्रॉडशीट को देनी थी, और वहाँ आपने देखा क्या हुआ कि ब्रॉडशीट को आपने इतने अरब रुपए दे दिए, लेने के देने पड़ गए, और करोड़ों में पैसे मिले, और जो दिया आपने वो अरबों में दे दिया। तो इसलिए वो तो एक्सपेरिमेंट आपने करके देख लिया ना आयशा, कुछ नहीं होता। अब आइए आपके ये लूटा हुआ पैसा है या नहीं है, कितना लूटा हुआ है और कितना नहीं है। पुराने ज़माने में ये होता था, तो 20 साल पहले जब ये ऑफशोर कंपनीज बड़ी पॉपुलर हो रही थी, तो ऑफशोर से मुराद ये था इसका कि वो कंपनी जो कि मेन आइलैंड जो मेनलैंड है उसके बाहर किसी और सॉवरेंटी के अंदर
उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए। बरतानिया के बाहर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स हैं, फिर इधर सेशेल्स हैं, अमेरिका के इधर उधर आइलैंड्स हैं जिनकी अपनी सॉवरेंटी है। लोग क्या करते थे, वहाँ जाके कंपनी बनाते थे, क्योंकि वहाँ कंपनी बना के और वहाँ से कारोबार शुरू करते थे, और फिर कारोबार जो है वो मेनलैंड में करते थे, अमेरिका के अंदर, मेन अमेरिका में, या यूके के अंदर, या यूरोप के अंदर। अच्छा। कंपनी रजिस्टर कहीं होती थी, काम कहीं करती थी। ठीक है। जहाँ काम करती थी वहाँ वो टैक्सेस जो होते थे वहाँ के, वो टैक्स तो दे देती थी, मगर होता ये था कि कंपनी इसलिए बनाई जाती थी कि अगर खुदा न ख्वास्ता आपकी वफ़ात हो जाए तो वहाँ के कानून ये थे कि अगर कंपनी आपने यूके में बनाई हुई है तो जब आपकी वफ़ात होती है या आपकी ज़ात की आप फारग हो जाते हैं, आपके अपने नाम पे हो जाती है, तो आपकी डेथ ड्यूटीज़ जो थी या इनहेरिटेंस टैक्स जो था वो कुछ 50% के करीब था। अच्छा। मतलब आपके पास 10 लाख रुपया है, आप काम कर रहे हैं, आप उड़ जाते हैं, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, 10 लाख रुपया में से 5 लाख रुपया डेथ ड्यूटी लग जाती थी या इनहेरिटेंस टैक्स हो जाता, तो आपकी जो इनहेरिटेंस थी वो आधी हो जाती थी, रियासत ले जाती थी। ये ऑफशोर कंपनीज़ की ये फ़ायदा हुआ, एक तो ये कि ये कहीं दूर थी, इनके मालिक नज़र नहीं आते थे, दूसरा ये कि जो जब कोई बंदा जब फौत हो जाता था तो उसकी डेथ ड्यूटी कोई नहीं होती थी, बिकॉज इसकी रजिस्ट्री कहीं और हुई हुई होती थी। ठीक है, वो तो मुल्क डाल सकता था, वो वहाँ के कानून ऐसे थे हाँ। कि आपको डेथ ड्यूटी कोई नहीं पड़ेगी। ठीक है। कारोबार आप यूके में करते थे, कंपनी आपने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में बनाई हुई थी, तो आपको कुछ हो भी जाए तो आपके पैसे बरकरार रहते थे वहाँ। अच्छा। दूसरी बात ये थी कि अगर आपके लूटे हुए पैसे हैं तो होता ये था कि इसके जो कंपनी जो थे इसके 2 डायरेक्टर या 3 डायरेक्टर बनते थे, जिनके लिए आपको 200-300 पाउंड देने पड़ते थे, वो वहाँ के बाशिंदे लोकल्स वहाँ लोकल के उनके नाम पे कर देते थे। अच्छा। ताकि अगर कोई इंक्वायरी करे तो उनके नाम सामने फ्रंट पे वो हो, फ्रंट पे हो, उनके पीछे फिर आप होते थे, और सामने वो होते थे, उनके पीछे आप होते थे। बनिस्बत मतलब है कि बज़ाहरन ऐसे होता था आयशा कि वो कंपनी जो थी जिसके डायरेक्टर्स बाहर के लोग थे, वो फिर पीछे आपके साथ एक मुआहदा करते थे कि इसकी जो फाइनल बेनिफिशरी है, जो कि मालिक है, वो आप हैं, हम आगे हैं। तो वो होता ये था कि जब कोई इंक्वायरी होती थी तो सामने वाले लोगों के नाम आ जाते थे, पिछले वाले लोग जो थे वो बच जाते थे। तो इसलिए लोग ये अपने आप को भी छुपाने के लिए, क्योंकि लूटा हुआ माल था, उस वक्त लूटे हुए माल के लिए ये किया जाता था, एक तरफ अपने आप को छुपाने के लिए, दूसरी तरफ ये कि जो डेथ ड्यूटीज़ हैं उसको अवॉइड करने के लिए। अब क्या हुआ है कि पिछले 5-10 साल में तब्दीलियाँ आ गई हैं। अमेरिका ने ये पूरा मुहिम चलाई, तो अमेरिका ने कहा यार ये तो पैसे भी हमारे, टैक्स भी लोग बचा के, और अब ये टेररिज्म की फाइनेंसिंग हो रही है यहाँ से, टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, उसको रोकने में फिर शुरू में स्विट्ज़रलैंड के जो बैंक्स थे, जो सब खुफिया पैसे रखते थे पुराने ज़माने में, उनको उन्होंने अटैक किया। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने रिकॉर्ड्स हमें नहीं दिखाएंगे, अच्छा, अमेरिकनों ने कहा, तो फिर हम आपको कारोबार नहीं करने देंगे अमेरिका के साथ। तो बैंकों की टांगें खड़कनी शुरू होगी, उनका तो कारोबार ही यही था, स्विस बैंक्स का सीक्रेसी और लूटा हुआ पैसा, हर डिक्टेटर का पैसा, हर चोर का पैसा स्विट्जरलैंड में होता था, वो एक सेफ हेवन बना हुआ था। फिर वहाँ से लोग स्विट्जरलैंड ने, उन्होंने फिर ये ऑफशोर कंपनीज की तरफ लोग गए कि अब वहाँ जाके छुपा के रखते हैं, ये बैंक जो है ये तो छुपा के रख नहीं सकते, तो उधर शिफ्ट हुआ। उधर से अब ये हुआ कि अब वहाँ यूके में भी और यूएसए में भी और यूरोप में भी मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग से टेरर फाइनेंसिंग हो रही थी और मनी लॉन्ड्रिंग के साथ प्रॉब्लम बन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब हम इसको भी वॉच करेंगे। तो फिर यूरोप के अंदर भी कानून जो है वो चेंज हो गए। उन्होंने कहा जी ऑफशोर कंपनीज बना लें आप, मगर जहाँ कारोबार करना है वहाँ डिक्लेयर करनी पड़ेगी कि ये ऑफशोर कंपनी के डायरेक्टर कौन है, पैसा किसका है, ये सारा कुछ डिक्लेयर करें ईच एंड एवरीथिंग। वो अब एक रजिस्टर्स बन गए हैं जो खुफिया हैं, आम आवाम उसको नहीं देख सकती, मगर जो गवर्नमेंट्स है वहाँ की शहरों मुल्कों की, उनके पास रजिस्टर्स बन गए हैं ऑफशोर कंपनीज। अब हर ऑफशोर कंपनी जो यूके में काम कर रही है उसने पूरे अपने डिटेल्स जो है यूके की गवर्नमेंट को दिए हैं, अच्छा, ताकि वो देख ले कि इसके अंदर कोई टेरर फाइनेंसिंग का पैसा तो नहीं है या ऐसी कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं है। ये नेशनल क्राइम एजेंसी ये भी करती है। अच्छा अच्छा, वो जो नवाज शरीफ साहब, जी हाँ, उनका एक स्पेशल यूनिट भी है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यूनिट, वो भी ये देखता है। तो अब ये कंपनीज की कोई हैसियत नहीं रही, अब यहाँ कोई मनी लॉन्ड्रिंग करके ये पैसा छुपा के काम नहीं कर सकते, वो तो एक्सपोज हो गया। अब लोगों ने क्या कहा कि अच्छा अब तो ये कोई इसमें कोई फ़ायदा कोई नहीं रहा, क्योंकि अब तो हर जगह पे मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो रही है। तो अब क्या इसका फ़ायदा क्या रहा? अब फ़ायदा सिर्फ एक रह गया, वो ये है कि वही जो मैंने कहा, डेथ ड्यूटीज़ और इनहेरिटेंस टैक्स, पहली बात। हाँ। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान का कानून आपको रोकता नहीं है
कि अगर आपके पास वाइट मनी है जिसके ऊपर आपने टैक्स दिया हुआ है, अगर आप वो बाहर ले जाना चाहें किसी कारोबार के लिए, तो आपका कानून यहाँ जो कि दुनिया का कानून है वो आपको इजाज़त देता है। जैसे आप कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, आप कहते हैं पाकिस्तान में आए फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जी ऐसा ही है, इसीलिए बाकी मुल्क भी कहते हैं आए फॉरेन इन्वेस्टमेंट। वो क्यों धन को आता रोकेंगे? देखिए, अगर हाँ, आप कहते हैं कि बरतानिया के लोग आके यहाँ इन्वेस्ट करें, आयशा, जी, अगर आप ये कहते हैं कि बरतानिया के, यूएसए के यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करें, वो कहते हैं फिर आप भी अपने बशिंदों को इजाज़त दें कि वो आके यहाँ इन्वेस्ट करें। तो इसलिए दोनों को एक दूसरे को इजाज़त देनी पड़ती है। हमारे लोगों ने ये फ़ायदा उठाते हुए यहाँ से पैसा ले गए हैं बाहर, क्योंकि उनका ख्याल है यहाँ उतना महफूज नहीं है जितना बाहर है, या वहाँ ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलती हैं, यहाँ नहीं, या वहाँ पॉलिसी हमें पता होती है अगले 5 साल क्या होना है, यहाँ तो ये नहीं पता होता अगले 2 रोज़ क्या हो जाना है। किसी वक्त फॉरेन करेंसी अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, किसी वक्त लॉकर्स के ऊपर रेड पड़नी शुरू हो जाती है, लॉकर्स फ्रीज होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ तो कानून है ही नहीं, तो लोग फिर अपने पैसे को बचाने के लिए कुछ पैसा बाहर ले जाते हैं और इजाज़त के साथ वो पैसा बाहर जाता है। बाहर जाके कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, आपकी प्रॉफिट्स में से जाता है, बाहर जाके आप उसको इन्वेस्ट करते हैं, आप वहाँ प्रॉफिट्स लेते हैं, जब प्रॉफिट्स लेते हैं वहाँ टैक्स देते हैं, ठीक है, और सब जो है ये अब क्लियर हो गया। अब इसके ऊपर ऑफशोर कंपनी रखने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसमें ये इल्ज़ाम कि ये चोरों का है अब नहीं है। पुराने ज़माने में ये था जब आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, हुंडी के ज़रिए पैसे भेज रहे थे जिसका यहाँ कोई नामो निशान नहीं था, जिस पे टैक्स नहीं दिया होता। अब तो हुंडी शुंडी भी ख़त्म होती जा रही है, अब सारे बैंकिंग चैनल शुरू हो गए। और FATF जो है आयशा, वो यही गेम है। FATF ने ये सारा जो इलीगल एक्टिविटी थी उसको बंद कर दिया, उसके आगे बंद बांध दिया। हाँ, अब हमने सारे रास्ते लीगल रास्ते बन गए और उसके साथ सारी पूरी डिस्क्लोजर है। इसलिए ऑफशोर कंपनीज अब नाम से तो बुरी लगती हैं, मगर उसमें बदनामी अब कोई नहीं है, क्योंकि जितनी भी ऑफशोर कंपनीज हैं सारी अब डिक्लेयर्ड है। वो शेख साहब जो कह रहे हैं कि पहाड़ चूहा निकला, हाँ। वो सही कह रहे हैं। ये जब इंक्वायरी होगी तो इसमें से गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, या वज़ीर आज़म अगर इंस्पेक्शन सेल बनाते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, ये हमने जान लिया। मज़ीद डिटेल में ज़रा बात करेंगे इन डेप्थ जाके, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले एक नुक्ता जिस पर शायद मेरी कुछ उम्मीद बंदी थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने हमेशा ये कहा कि वो लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे, लेकिन आपने उसमें एक नुक्ता ये निकाला कि लीगल फ्रंट पे ये काफ़ी लंबी जंग बनती है, जिसके नतीजे में हमने देख लिया कि ब्रॉडशीट में क्या हुआ। एनी अदर वे, कोई और रास्ता किसी तरह लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान वापस लाया जा सके? देखिए, लूटा हुआ पैसा का जैसे मैंने कहा कि वो तो ब्रॉडशीट वाला ही रास्ता है, क्योंकि खुद कोई नहीं लाना चाहेगा। मगर दूसरा और भी कुछ तरीके हैं कि नहीं हैं। देखिए, एक तरीका ये है, आज अगर हुकूमत पाकिस्तान एक कानून पास करे, मुश्तरका कंसेंसस के साथ एक पास हो जाए कानून, ऑर्डिनेंस नहीं, कि पाकिस्तान में जो रेजिडेंट लोग हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं, रिहायशी हैं, उनकी कोई भी ऑफशोर कंपनी है, उस कंपनी को बंद किया जाए और सारे का सारा पैसा जो है वो पाकिस्तान लाया जाए। तो उस पर क्या इंसेंटिव मिलेगा? अच्छा, इंसेंटिव ना दें। आपको याद होगा जब हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की थी तो हमने क्या इंसेंटिव दिया था? कोई इंसेंटिव नहीं दिया था। कानून पास हो गया था कि सारे फॉरेन करेंसी अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, सारे पैसे जो हैं वहाँ की हुकूमत ने ले लिए हैं, और आपको 40 रुपए का रेट दे दिया है। उस वक्त 60 रुपए का रेट चल रहा था डॉलर का, आपको कहा लेने हैं 40 रुपए तो ले लो, नहीं तो अभी गया। अच्छा। और वो भी ये कि अभी नहीं मिलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके मिलेंगे आपको। तो कानून पास हो गया, आप क्या कर लिया? कुछ नहीं कर सके ना आप। हाँ। आपके सारे फॉरेन करेंसी डिपॉजिट जो थी यहाँ, जिसको पहले रियासत की गारंटीज थी कि इनको कोई हाथ नहीं लगाएगा, कानून बदला तो फारग हो गए। यहाँ इस मुल्क में तो कानून बदले हैं तो क्या नहीं हो सकता। आप कानून आज ओपन कर दें कि जी सारे लॉकर जो हैं वो फ्रीज हो गए हैं अमीरों के, और जो भी वहाँ चाबियाँ हैं वो दे दी जाएँ बैंकों को, और वो जो भी वहाँ पड़ा है उठा के वो गवर्नमेंट को दे दें। क्या कर लेंगे आप? तो देखिए, कानून जब आप बना देते हैं ना, तो उसके साथ आप जो चाहें कर लें। वो और बात है, कानून फिर चैलेंज हो जाते हैं जी, वो दैट्स द सेकंड स्टेज। तो एक तो ये है कि ये कानून बना सकते हैं कि जी हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है, जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद हमें ज़रूरत थी, अब भी हमें ज़रूरत है, और हम सारी फॉरेन करेंसी की जो
डिपॉजिट्स हैं आप लोगों की पाकिस्तानियों की, मेहरबानी करें सारी की सारी पाकिस्तान लेके आएँ, डॉलर्स के अंदर या यूके स्टर्लिंग के अंदर या यूरोस के अंदर जहाँ जहाँ हैं, और हमसे रुपए ले लें उसके, और सारा हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है। कर सकते हैं ना, करने को तो कर सकते हैं, मगर पूछिए क्यों करते, क्यों नहीं करते? ऑपोजिशन की वजह से नहीं करते? नहीं, ऐसे नहीं है। इसकी दो वजूहत है, एक सियासी है और एक इकोनॉमिक है। सियासी वजूहत तो ये है कि ये रूलिंग एलीट जिसे कहते हैं, एलीट अपने पाँव पे क्यों कुल्हाड़ी मारेगी। और एलीट के अंदर पुराने ज़माने में तो सिर्फ कारोबारी लोग थे, अब तो सिविल मिलिट्री भी आ गई। तो क्या ये रूलिंग एलीट अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगी? मुश्किल है, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अगर मारती है तो फिर दुनिया का रिएक्शन क्या होगा? जाहिर है सभी इफेक्ट। देखिए, हमने बहुत से इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स साइन किए हुए। प्रोटोकॉल से मुराद ये एग्रीमेंट्स, मुआहदे किए हुए हमने। वो क्या है मुआहदे? उनमें से एक मुआहदा ये है जो कि IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब के साथ अंगूठे लगे हुए हैं कि सरमाया जो है उसके लिए कोई बॉर्डर नहीं है। बाहर का सरमाया यहाँ आना चाहिए, आ सकता है, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। यहाँ का सरमाया बाहर जाना चाहे, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। सरमाए की मूवमेंट के ऊपर इंटरनेशनल इकोनॉमिक अग्रीमेंट्स जो हैं वो ये है कि सरमाया के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाए। आप अगर सरमाया जो बाहर गया उसको वापस ले आएंगे, जो कि कानूनी तौर पे बाहर गया, और आप उसको वापस ले आएंगे, तो फिर दुनिया आपके साथ जो उन्होंने मुआहदे किए हैं वो तोड़ देगी, और आपकी जो है एक किस्म के सैंक्शंस लग जाएंगे आपको। तो आप सरमाए के ऊपर, सरमाए की आमद जाने आप पाबंदी नहीं लगा सकते। जब आपने पुराने ज़माने में लगाई थी, लगाते थे पहले ज़माने में, अभी भी आपने देखा होगा थोड़ा बहुत ही लगता है कि जी आप बाहर जा रहे हैं, $10,000 से ज़्यादा नहीं ले जा सकते, लिखा है ये, मगर वो कैश में नहीं ले जा सकते ना, क्योंकि कैश में तो वैसे ही दुनिया की इकोनॉमी जो है वो मांगती नहीं, वो कहते कैश मत लेके आए, पता नहीं ये सही है या गलत है, जाली है या मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या नहीं। तो वो तो दुनिया आपको कुछ नहीं कहती कि आपने क्यों पाबंदी लगाई है। मगर अगर आप वैसे पाबंदी को लगा देंगे तो फिर वहाँ से भी पाबंदियाँ लग जाएंगी कि वहाँ से जो लोग पैसे पाकिस्तान भेजते हैं, रेमिटेंसेस, वो कहेंगे जी आप नहीं भेज सकते पाकिस्तान हमें नहीं आने देता तो हम भी नहीं जाने, फ्लो नहीं रहेगा। तो ये इंटरनेशनल मुआहदे हैं, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारे इंटरनेशनल इदारे बने हुए हैं ताकि कैपिटल फ्लोज फ्री हों। इसी तरीके के साथ आयशा, एक और बहुत बड़ी इंटरनेशनल इकोनॉमी की डेवलपमेंट है, उसे कहते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी ये मौक़िफ़ है, फ़लसफ़ा, कि आपने जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं उनको कम से कम किया जाए ताकि हमारा माल आपको बिक सके और आपका माल हमें बिक सके, क्योंकि वो ज़्यादा बेचते हैं, हम कम बेचते हैं, तो ये उनके फ़ायदे में है कि उनका माल यहाँ ड्यूटी से थोड़ा कम ड्यूटीज़ हों। और ये WTO में बैठ के आप मुआहदे करते हैं कि हम 25% से ज़्यादा नहीं करेंगे, 10% से ज़्यादा नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। जब आप ये बढ़ाते हैं, ठीक है, तो कुछ अरसे के लिए आप बढ़ा सकते हैं, मगर इसे परमानेंटली नहीं बढ़ा सकते, नहीं तो फिर वहाँ से रिएक्शन आ जाएगा कि आपने अमेरिका से जो माल आ रहा है यहाँ, उसके ऊपर आपने 50% टैक्स लगा दिए, तो फिर ठीक है, जो पाकिस्तान से माल आ रहा है हम भी लगाते हैं इसके ऊपर, ठीक है, तो ये फिर रेसिप्रोकल किस्म का डैमेज होना शुरू हो जाता है, फ़ायदा किसी का नहीं होता। तो इसलिए ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं कि जिस हद तक हो सके सरमाया जो है उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ ये कानून भी नहीं बन सकते ऐसे कि सरमाया जो जा रहा है उसको रोका जाए, या जो वहाँ से वापस आना है उसको रोका जाए। कानून बना सकते हैं, मगर जैसे ये कानून बनाएंगे एक और किस्म की मसले बन कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएगी, फिर उसका रिएक्शन भी आएगा, जाहिर है वो आप वही तरीका है कि आप प्रूव करो कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, लीगली यू हैव टू गो, और वो आपके लिए आपको ब्रॉडशीट जैसे लोग मिलेंगे फिर। अच्छा, दूसरा रास्ता भी आपने बता दिया और उसके रास्ते की भी प्रॉब्लम्स बता दी आपने। अब जब ये खबर सामने आई है, इसको इंटरनेशनल मीडिया ट्रीट किया गया, आपको लगता है पाकिस्तान में शोर गुल ज़्यादा है, हम ज़्यादा एक्साइटेड हो गए? आपने देखा ग्लोबली क्या इस्तीफ़े आएंगे? जैसे पैनामा के बाद आइसलैंड के वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफ़ा आ गया था, डेविड कैमरन तब वज़ीर-ए-आज़म थे, उनसे भी मुतालबा किया गया था, हालांकि उनकी ऑफशोर कंपनी नहीं थी। क्या रिएक्शन आ सकता है? मेरा ख्याल है ग्लोबली कोई ख़ास रिएक्शन नहीं आएगा, ये खबर बनी है और ये 2 दिन के बाद खबर ख़त्म हो जाएगी। वहाँ इतनी तवक्को भी नहीं थी, वो समझते हैं इसकी हैसियत क्या थी, हम इसको इतनी अच्छी तरह समझते नहीं। हमने ऑफशोर कंपनीज के ऊपर यहाँ इतना प्रोपेगेंडा इमरान खान ने किया हुआ था कि ऑफशोर बात है कि लूटा हुआ पैसा था, अब वो लूटा हुआ पैसा वहाँ नहीं जा रहा इतनी आसानी के साथ। एक ज़माना था लूटा हुआ पैसा था यहाँ और जा रहा था, अब दिन ब दिन वो कम होता जा रहा है। जैसे ये
इनफॉर्मल इकॉनमी जो है, हुंडी ये वो, ये कम होती जा रही है, तो उस तरीके से वो भी कम होता जा रहा है। और बाहर एक एक पैसे का वो हिसाब मांग रहे हैं, ये कहाँ से आया, कैसे आया। आप जाओ, अभी आप जाएं, आपको $10,000 की इजाज़त है, आप जाएं यूके, ठीक, आप जाएं वहाँ जाके कहें जी मैंने एक बैंक अकाउंट खोलना है यहाँ। वो कहेंगे तुम कौन हो? कहना जी मैं आयशा, सैयदा आयशा हूँ, मैं यहाँ, मेरे पास $10,000 है, मैं पाकिस्तान से आई हूँ, मुझे अपने ख़र्चे के लिए चाहिए, मेरा बैंक अकाउंट खोलें। नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे। क्यों? पुराने ज़माने में वो आगे पीछे होते थे, खोलो 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 पैसे दो, खाते आने चाहिए हमारे अब पास। जनाब वो कहते हैं नहीं, हाँ। आप बताएं ये पैसा आया कहाँ से, आप हो कौन, Source of आपका income अगला होता क्या है, पिछला क्या है। पाकिस्तान में भी पूछना शुरू हो गए हैं। जनाब वहाँ तो दूर की बात। जनाब, तो इसलिए वहाँ तो और भी ज़्यादा हो गया जी। और बड़े लोगों के अकाउंट से वो बंद हो गए हैं। वहाँ एक नया पॉलिटिकल कैटेगरी बना दी उन्होंने। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं PEP। अच्छा, PEP, राइट। आप PEP नहीं है आयशा, मैं PEP हूँ। पूछे क्यों? PEP इज पोलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। अच्छा, यहाँ के वो लोग जो कि सियासत में किसी तरीके से हिस्से लिए हैं, इवन जर्नलिस्ट, उनके ऊपर जब वो जाते हैं वहाँ तो उनको क्लासिफाई किया जाता है एज पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन्स। और वहाँ ये है कि जो सिर पे लोग हैं वो पहले नंबर 2 हैं थोड़े बहुत कंसिडर किए जाते उनको हैं। कंसिडर किया यार है पता नहीं क्या कहाँ से ये सियासी लोग, और वो भी हमारे जैसे मुल्कों से, थर्ड वर्ल्ड से, जिनकी पहले ही रेपुटेशन बड़ी ख़राब है। करप्शन इंडेक्स, कितने करप्ट लोग हैं, ये कितना, ये कितनी करप्शन है। तो जो लोग हमारे जैसे मुल्कों से वहाँ जाते हैं बाहर, उनके लिए बैंक अकाउंट खुलना ही मुश्किल हो गए हैं, और जिनके थे वो बंद हो गए हैं, पता है आपको जी। और ये दिन ब दिन और टाइट होता जा रहा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आप जाएं, जाके खोल के देखें, अकाउंट नहीं खुलेगा आपका, इवन दो आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन नहीं है। चले फ्यूचर में तो हो सकती हूँ, लेकिन ये क्या हुआ इस खबर के बाद? फेक न्यूज़ का भी बड़ा ढिंढोरा। वहाँ कोई खास लिफ्ट नहीं कराई लोगों ने, वहाँ खबर लग गई। लेकिन यहाँ पर तो वहाँ सिर्फ उन मुल्कों की खबर बनी है ब्रेकिंग न्यूज़ के। हाँ, यहाँ वहाँ मैं आता हूँ यहाँ, वहाँ तो ये कि वहाँ तो जी वो रशियन प्रेसिडेंट के, पुतिन के रिश्तेदार हैं, उनका ये हो गया, फलाना लैटिन अमेरिकन डिक्टेटर है उसके पैसे हैं यहाँ, फलाना ओलिगार्क है उसके पैसे हैं, और वो 2 दिन चलेगी उसके बाद, क्योंकि उनके अपने मुल्कों के अंदर वो बड़े पावरफुल लोग हैं, उनके अपने मुल्कों के अंदर कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होगी। राइट। पहले पिछली दफा पैनामा में गए तो 1-2 प्राइम मिनिस्टर्स उड़ गए थे ना जी, बिकॉज उस वक्त तक डिक्लेयर नहीं किया गया था। उसके बाद बहुत टाइट हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग, डिक्लेरेशन, वो जो एक पैनामा के बाद बाहर बहुत जबरदस्त उसके लिए अब रिएक्शन हुआ, प्रोटोकॉल्स बन गए। हाँ, बन गए। अब वो चीज़ रही नहीं। यहाँ भी मैंने कहा ना कि पैनामा के बाद सबने अपने आप को साफ कर लिया, और अब कोई इसलिए इतनी बड़ी चीज़ कोई नई बात नहीं है। लेकिन वो जो सवाल मेरा रह गया वो हम ब्रेक के बाद वापस आके पूछेंगे कि पाकिस्तान में कैसे इसे ट्रीट किया गया। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। कल जब ये खबर आई सभी मुंतजर थे कि बड़े बड़े नाम आएंगे, बड़े बड़े नाम आए या नहीं आए ये तो आपने बता दिया, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात हुई जब फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इत्तलात आ रही हैं कि मरियम नवाज साहिबा के जो साहबजादे हैं जुनैद सफदर, उनके नाम पे भी ऑफशोर कंपनीज हैं। अच्छा, उन्होंने ये ट्वीट किया, अभी तक डिलीट नहीं किया इत्तलात आखिरी जो आ रही हैं, लेकिन खबर फिर एक प्राइवेट चैनल ने भी चलाई और कुछ इत्तलात ये हैं कि हमारे जो सरकारी इदारे हैं उसने भी चलाई। अलबत्ता उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो फोटोशॉप है। आप इसको कैसे देखते हैं, इस ट्रीटमेंट को? ये फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में आती है? ये बिल्कुल 100% फेक न्यूज़ है। PTV ने बिल्कुल ये ख़बर चलाई है, मैंने ख़ुद देखी है, और ये ख़बर जो है, लाइव ख़बर जो है, ये YouTube पे अवेलेबल है, जहाँ से ये रिमूव नहीं कर सकते, और ये इम्प्रूव भी नहीं कर सकेंगे कि ये रिग्ड है ये खबर, या ये फोटोशॉप है। फोटोशॉप तस्वीरों में होता है, लाइव वीडियो में मुश्किल हो जाता है, वो भी जब लोगों ने रिकॉर्ड करके रख ली हो। अब बात यह है कि अच्छी बात है कि PTV ने एक किस्म की माजरत कर ली है, या डिनाइल कर दिया, हमने तो किया ही नहीं। उन्होंने डिनाइल किया, एक निजी चैनल ने इस पे माजरत की, और वो भी मरियम नवाज साहिबा ने जब अपने ट्विटर पे उन्हें थ्रेट किया कानूनी कार्रवाई। अब हुआ ये कि ये कार्रवाई हुई, हाँ। फैसला हुआ था कि ये खबर चलानी है हमने। अच्छा। क्योंकि ये हुकूमत करती है ना, प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ यहीं से शुरू होती है। उसके बाद क्या हुआ कि 1-2 ऐसी चैनल्स हैं जो कि जैसे कहते हैं ना, मोर लॉयल देन द किंग, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार। एब्सोल्युटली। तो वो उन्होंने चला दी। जब वो चला दी तो मरियम ने जब देखा कि ये है तो उन्होंने थ्रेट कर दिया कि मैं सू करूंगी। अच्छा, अब बात ये है, इस मुल्क में सू करने से कुछ नहीं मिलता ना जी, लेकिन मगर ये जो चैनल है इसके खिलाफ, हाँ, इसके खिलाफ एक और चैनल के मालिक ने
इनको लंदन में सू किया था जी। उनके बारे में इन्होंने बहुत सी बातें कह दी थी जो गलत थी, झूठ थी, फेक थी, और इनको अच्छे खासे वहाँ माफ़िया मांगनी पड़ी और जुर्माने देने पड़े। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी आपको पता है लोगों ने यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने और इल्ज़ाम लगा दिए, फिर डेली मेल में भी वहाँ आ गया, और शहबाज शरीफ साहब ने भी लंदन में जाके जी। अब हर बंदा लंदन में केस नहीं कर सकता, वहाँ कम से कम £500,000 लग जाते हैं। £500,000 आप अगर 250 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता लग जाएगा कितने करोड़ रुपए लगते हैं एक केस करने के लिए। मगर जिनके पास पैसे हैं वो केस करके, केस जीत के, और ये पैसे रिकवर भी कर लेते हैं बिकॉज पेनल्टी लग जाती है, पड़ जाती है उनको। जी। तो अब बात ये है कि हर बंदा नहीं कर सकता, मगर मरियम नवाज कर सकती है, और वो जो साहब हैं जिन्होंने पहले सू किया था वो भी कर सकते थे, और शहबाज शरीफ साहब भी कर सकते हैं। कहीं उनका भी नाम और आ रहा ये जो चैनल है ये लंदन में दिखाए जाते हैं। अच्छा। क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन फिर वहाँ की हो जाती है, या तो ना कि ये वहाँ दिखाया ना जाए, तो आप कह सकते हैं नहीं जी ये तो वहाँ दिखाया नहीं गया तो यहाँ केस क्यों कर रहे हैं मेरे। ठीक है, ऑफकॉम वहाँ मॉनिटर कर रहा होता है बाकायदा इस पर, मगर पहले वो भी केस। हाँ, अब वो क्योंकि ये चैनल्स लगते हैं वहाँ, इनकी वहाँ ट्रांसमिशंस होती हैं। क्यों, पाकिस्तानी की बड़ी तादाद है हाँ, तो फिर ये भुगतना पड़ता है जी। कि अगर आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ ये झूठ बोले तो हम तो नहीं इनको लंदन में टकड़ सकते ना, हमारे पास तो पैसे नहीं है अदालतों में जाने के, तो ये कहते हैं गल देखी जाएगी, कर दो जो करना है। हाँ। मगर जब ये इधर हाथ डालते हैं तो फिर अब प्रूव हो गया कि जब वापस काउंटर होता है, जिनके पास पैसे होते हैं, तो फिर ये खड़े नहीं हो सकते। अब जैसे ही मरियम ने धमकी दी तो यहाँ पसूड़ी पे आ गई, अब क्या होगा। तो चैनल वालों ने कहना शुरू कर दिया हमने तो पीटीवी से सुना, हमें नहीं पता था, वो तो पीटीवी कह रहा था, वो ट्वीट किया था उन्होंने किया, हम तो वो खबर दे रहे थे। हालांकि खबर देना एक बात होती है और उसकी हिमायत करना दूसरी बात होती है। हाँ। तो खबर देना भी, झूठी खबर देना भी प्रॉब्लम है। ये नहीं कि जी आयशा ने कहा था तो मैंने कह दिया, ना ना ना, कानून ये कहता है आयशा ने कहा था, आपको चेक करना चाहिए था ये सही है ये गलत है। ये रिपोर्टिंग अगर ऐसी थी तो आपने कहा कि आयशा ने ये कहा है तो हम रिपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर नजम से पूछ लेना चाहिए था, सेठी से वेरीफाई कर लेते कि भाई आप डिनाई करते हैं कि नहीं डिनाई करते। तो अगर आयशा इल्ज़ाम लगा रही है तो इल्ज़ाम दिखाने के लिए, सुनाने के लिए सेठी को पूछ लिया जाए कि आपका क्या मौक़िफ़ है, और वो डिनाई कर रहे हैं तो दोनों बातें लिख दें खबर के अंदर, फिर खबर बनती है। ये कि आपकी खबर लगाई, मेरी नहीं डिनाई लगाई, ये फिर आप मुल्ज़िम हैं, फिर आप सफाई का मौका देना चाहिए। तो इसलिए अब सारों की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं कि अब करें क्या। पीटीवी वैसे ही बैंकरप्ट है, अब पीटीवी को वहाँ ये हो गया, देखिए इतना बड़ा स्कैंडल निकलेगा कि सबसे बड़ी फेक न्यूज़ जो है वो पीटीवी कर रही है। हाँ। सरकारी इदारे कर रहे हैं इस किस्म की चीज़। और यहाँ हमारे जो मीडिया वाले सारे लोग हैं, जो आज़ाद मीडिया है यहाँ का, वो तो यही कहता है ना सारी फेक न्यूज़ तो इस्लामाबाद से निकलती है। हम तो फेक न्यूज़ करते ही कोई नहीं है, और अगर करते हैं तो माजरत कर लेते हैं जल्दी से, या समझ जाते हैं कि ये फेक न्यूज़ है। मगर मेन चैनल्स कोई फेक न्यूज़ नहीं करती, और मेन अखबार भी नहीं करते। अगर आपका मौक़िफ़, आपने इल्ज़ाम लगाया किसी के ऊपर, तो दूसरे से पूछ लेते हैं कि आप क्या कहते हैं, और वो आगे से डिनाई करते हैं, दोनों चीज़ें आ जाती हैं, तो बचाव हो जाता है। तो ये जो फेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा है, जिसके बाहर हैं हमारे कुछ ऐसे पीएम्स हैं ऐसे जो कि मास्टर्स हैं गोबल्स की टेक्निक्स, मेरा ख्याल अमेरिका में पढ़ाते रहे हैं कि जोसेफ गोबल्स कैसे प्रोपेगेंडा करता थे। फैशिस्ट करते हैं, तो ये इनका भी वहीं से तालीम है इनकी भी। हाँ, तो ये सारी चीज़ चल रही है, और मेरा ख्याल है ये तो बहुत अच्छा हो गया। नून लीग को एक बात की तो समझ आ गई है कि अगर आपके ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम लगाता है तो लड़ना कैसे, तो आप लड़ना है, यहाँ नहीं लड़ना, वहाँ लड़ना है। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको, वहाँ अभी आपने देखा शहबाज शरीफ साहब को, अब ये कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी कहते हैं हमने तो कहा ही कुछ नहीं था, हम तो गए नहीं थे, वो तो उन्होंने खुद ही कर दिया। हालांकि बिल्कुल फेक। तो ये इस किस्म की सिचुएशन यहाँ चल रही है। ठीक है, लेकिन इससे शायद जो सहाफ़ती इक़दार है वो कुछ चैनल्स को समझ आ जाए, और मुस्बत रिपोर्टिंग को मेरा ख्याल है जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग से रिप्लेस कर लिया जाए तो मीडिया का हाल अच्छा हो सकता है। ठीक है, टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने एक नंबर है, सेठी साहब के सामने अपना सवाल रख सकते हैं। लेकिन जाते जाते सेठी साहब, चिड़िया की खबर। यार आयशा मेरी बात सुनो, तुम शरारत कर रही हो। क्या, कैसे शरारत? नहीं देखो मेरी बात नहीं सेठी साहब, मुझे ये खबर मिली है कि चिड़िया के पास खबर है, देखिए उससे पर भी फैले हुए हैं। चिड़िया के पास तो खबर होती है, मगर वो काफी खतरनाक होती है, तो इसलिए वो पिछली दफा मैंने, आप जैसे कि एंकर यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा चिड़िया की खबर, चिड़िया, मैंने गलती से कोई खबर दे दी और वो 10 लाख रुपए का फाइन हो गया। सेठी साहब आप गलती नहीं करते।
ये भी मैंने सोची समझी लगाई थी। कैसे? मैं डिनाई करता हूँ, मैंने डिनाई करता हूँ, आज गलती नहीं मेरे होती पे आप। केस हुआ है, मैं डिनाई करता हूँ। अच्छा, लेकिन खबर दे दें आप। अच्छा, कोई खबर- बात नहीं, केसेस भी उनके होते हैं चले फिर खतरों के वन खिलाड़ी लाइनर, के। फिर आप One और liner। डिटेल नहीं मांगेंगे। अच्छा, ये आप मुझसे वादा ले रहे हैं? हाँ, वादा ले रहा हूँ। अच्छा, चले आप ऑफ रिकॉर्ड हो जाए, ऑफ ऑफ द रिकॉर्ड। कैमरा। ये जब वैसे ही खत्म होगा तो पूछ ठीक है, लेना। ओके, डन। देखिए जी, कल एक कोर कमांडर्स की मीटिंग हो रही है। अच्छा कोर कमांडर्स की मीटिंग हो रही है, अच्छा आर्मी चीफ एड्रेस कर रहे हैं। अच्छा परसों आर्मी चीफ की मीटिंग है विद प्राइम मिनिस्टर साहब। अच्छा, मौजू क्या होगा? बताएं। मौजू ये होगा कि नए ISI चीफ कौन बनेंगे। अच्छा कुछ नाम लेके जा रहे हैं, अच्छा कुछ नाम प्राइम मिनिस्टर साहब के ज़हन में भी हैं, और एक दो दिन के अंदर अंदर बहुत बड़े फैसले होने वाले हैं। अब यहाँ बंद करें अब मेरे से ना पूछे, पिछली दफ़ा जब बाजवा साहब की बननी होनी थी तो मुझे पूछ लिया और मैंने कह दिया A फॉर एप्पल बट B इज़ दी एप्पल ऑफ नवाज शरीफ आए, मैंने इशारे कर दिए। इस दफ़ा मैंने कोई इशारे नहीं करने। सर, कंसिस्टेंसी भी आप, पिछली बार आपने इशारा कर दिया, आपकी बार हल्का फुल्का इशारा तो बनता है। कोई इशारा नहीं, बंद करें आप। सेठी साहब, बंद मुझे करें। लगा खबर चलती रहेगी, लेकिन चले इसमें सस्पेंस रखते हैं और कम से कम इसी बात पे इत्तेफाक कर लेते हैं कि एक पेज के दरमियान तो मुशावरत हो रही है ना। शेख साहब और मैं कम से कम आपस में मशवरा तो करेंगे ना। अब मानी किसकी जाएगी ये आप बताएंगे। मैं नहीं बताऊंगा। हम जान लेंगे सेठी साहब से, और आप भी जान सकते हैं अपने सवालों के जवाब। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने कहबान।